दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं और एक वो जिनकी किस्मत खुद उनके भरोसे बैठी होती है। मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूं। अब मेरे पास एक ऐसी पावर थी जो बड़े बड़े विजर्ड्स के पास भी नहीं होती। वीकली आइडेंटिटी चेंज, हर हफ्ते एक नया अवतार। कभी मैं एक बड़ी एमएनसी का सीईओ बन जाता हूं जिसके एक सिग्नेचर से मार्केट क्रैश हो जाए। अगले ही हफ्ते मैं दुनिया का सबसे डेडली किलर बन जाता हूं जो शैडो में मूव करता है। लेकिन फिलहाल मुझे अपनी रियल लाइफ में वापस आना पड़ा। कॉलेज का वही सस्ता दिन, मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि क्लास में ड्रामा शुरू हो गया। ओए देख, ये तो वही गली का कचरा है ना। यश, क्यों बे, आज नए कपड़े लेने के पैसे नहीं मिले क्या? तभी एंट्री होती है एरिक की। एरिक कॉलेज का सबसे बड़ा बुली और अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। वो मेरे पास आया। उसके चेहरे पर वो गंदी वाली स्माइल। जितना पैसा मैं एक दिन में उड़ा देता हूं ना, उतना तू अगले 7 जन्मों में भी नहीं कमा पाएगा, समझा? उसने अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकाली और मेरे मुंह पे दे मारी। नोट हवा में उड़ते हुए नीचे गिरे। और सुन, लूसी से दूर रहना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरे जैसा गरीब उसके आसपास भी भटकाना तो हड्डियां तोड़ दूंगा। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। ट्रैश, बेगर, लूजर, हर तरफ से यही आवाजें आ रही थीं। सबको लग रहा था कि मैं लूसी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के लायक नहीं हूं। एरिक का अंकल मिनिस्टर था, इसलिए सब उसकी चाटते थे। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन मेरी आंखों में वो गुस्सा था जो तूफान से पहले की खामोशी होती। यश बोलता है, बेटा एरिक, तू गड्डी फेंक रहा है? रुक, अभी मैं पूरी तिजोरी तेरे सर पर ना फेंकी तो मेरा नाम यश नहीं। तभी क्लास का दरवाजा एक झटके से खुला। सबकी नजरें वहां जम गई। अंदर आए मिस्टर ली, इंटरनेशनल चिंग कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े ऑफिसर। कल ही टीचर ने बताया था कि इस कंपनी में कोई बड़ा हादसा हुआ है। सब हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी इस सस्ती क्लास में क्या कर रहा है। एरिक तो अपनी सीट से उछलकर खड़ा हो गया। सोचा शायद उसके मिनिस्टर अंकल ने भेजा होगा, लेकिन तभी जो हुआ उसने सबका दिमाग हिला दिया। मिस्टर ली और उनके ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स सीधा मेरे पास आए और मेरे आगे झुक गए। सर, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरी क्लास की बोलती बंद हो गई। सन्नाटा इतना था कि अगर कोई सुई भी गिरे तो बॉम्ब जैसी आवाज आए। टीचर तुतलाने लगे, मिस्टर ली, जरूर कोई गलती हुई है, ये तो बस एक गरीब स्टूडेंट है, छोटे शहर से आया है। शट अप, इनसे तमीज से बात कीजिए, ये चिंग कॉर्पोरेशन के नए सीईओ हैं। एरिक का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो बेचारा ये भी नहीं समझ पा रहा था कि जो लड़का अभी कचरा लग रहा था वो इंटरनेशनल बिजनेस का बाप कैसे बन गया। यश ने एक ठंडी सांस ली और एरिक की तरफ देखा। एरिक कांप रहा था। एरिक, वो यश, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सही कहा तूने, हंस कभी सूअर का दोस्त नहीं बन सकता, और तू तो सूअर से भी ज्यादा गया गुजरा है। बूम! यश ने एक जोरदार पंच एरिक के मुंह पर जड़ा। एरिक सीधा बेंच के पार गिरा। पूरी क्लास डर के मारे पीछे हट गई। फिर मैं सीधा लूसी के पास गया। वो हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में खींचा और वहीं सबके सामने उसे किस कर लिया। वो फ्रीज हो गई। बेचारी को समझ ही नहीं आया कि ये वही यश है या कोई और। यश, मिस्टर ली, चलने का टाइम हो गया है, यहाँ की हवा थोड़ी गंदी है। हम दोनों बाहर निकल गए। लूसी वहां खड़ी थी, शर्मा रही थी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एरिक वहां कोने में बैठा रो रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी इज्जत, अपनी गर्लफ्रेंड और अपना घमंड। अब सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे। 20 मिनट पहले तक मैं सच में ब्रोक था। सुबह मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि चिंग कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुझे बुरा लगा, पर मैंने सोचा मुझे क्या। तभी लूसी ने न्यूज़पेपर मेरे मुंह पर फेंका था क्लास में। मेरा दोस्त जॉर्ज कह रहा था कि लूसी मुझ में इंटरेस्टेड है, पर मैंने हमेशा इग्नोर किया। जॉर्ज, मेरे पास उसे डेट करने के पैसे नहीं है भाई, सपने देखना छोड़ दे। लेकिन तभी वो सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, आइडेंटिटी एक्टिवेटेड, चेयरमैन ऑफ चिंग इंटरनेशनल, टास्क फाइंड द ट्रूथ अबाउट द प्रेसिडेंट्स डेथ, रिवॉर्ड रैंडम परमानेंट स्किल। बस वहां से खेल बदल गया। मैं दिखने में अभी भी स्टूडेंट था, पर पेपर पर मैं बिलियनर बन चुका था। मुझे नए स्किल्स मिले, बिजनेस दिमाग, लीडरशिप और एक आइस कोल्ड पर्सनैलिटी। मैं कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मेरा इंतजार कर रहे थे। सब गुस्से में थे। ट्रस्टी 1, हमें ये मजाक पसंद नहीं। एक बच्चा हमारा सीईओ कैसे बन सकता है? हम सिर्फ वाइस चेयरमैन चैन को ही लीडर मानते हैं। चैन वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि मैं डर जाऊंगा। तभी मेरी एंट्री हुई, शार्प ब्लैक टैक्सीडो और हाथ में एक मिल्क टी का कप। चैन, फेक स्माइल, वेलकम, मैं तुम्हारा डेप्यूटी हूं। यश, कोल्डली, रुक जा, मुझे तेरे बारे में सब पता है
और तेरे इरादों के बारे में भी। तभी चैन का एक चमचा बीच में बोला, ए लड़के, स्कूल जाके गेम खेल, बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, निकल यहां से। मैं जोर से हंसने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। चैन, ये तेरे पीछे कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? इसको तमीज नहीं सिखाई क्या? चैन उसको डिफेंड करने लगा, लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं आगे बढ़कर उस मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाल। लोग सोचते हैं मैं थप्पड़ गुस्से में मारता हूं। गलत। मैं थप्पड़ इसलिए मारता हूं ताकि लोगों को याद रहे कि मेरी दुनिया में सिर्फ शेर बोलता है, कुत्तों को इजाजत लेनी पड़ती है। सन्नाटा। पूरा बोर्ड रूम साइलेंट। यश ने कहा, 5 मिनट में सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चाहिए, और हाँ, मेरे लिए 3 कप गर्म चाय रेडी होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल गर्म था। मैंने अनाउंसमेंट की कि मैं ही नया प्रेसिडेंट हूं। एक मैनेजर ने फिर से बकवास करने की कोशिश की। मैंने गर्म चाय का कप सीधा उसके मुंह पर फेंक दिया। पेरेंट ने तमीज नहीं सिखाई, बीच में मत बोल। चैन ने देखा कि मैं कोई सीधा साधा बच्चा नहीं हूं। उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका। ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, पर क्या तुम्हारे पास दिमाग है? अगर तुम सच में सीईओ बनना चाहते हो तो जेसान कॉर्पोरेशन के साथ वो डील साइन करके दिखाओ जो कोई नहीं कर पाया। बोर्ड रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर किसी की सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मिस्टर ली ने जैसे ही जैशन कॉर्पोरेशन का नाम सुना, वो अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में डर और हैरानी साफ दिख रही थी। मिस्टर ली बोला, इम्पॉसिबल। चैन, तुम होश में तो हो? जैशन कॉर्पोरेशन हमारी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी दुश्मन है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम यस जैसे नए सीईओ को उनके जाल में नेगोशिएट करने भेजोगे? ये तो उसे सीधा मौत के मुंह में ढकेलना हुआ। वो लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चैन ने गुस्से में पानी से भरा ग्लास उठाया और पूरी ताकत से मिस्टर ली की तरफ फेंका। सबकी सांसें थम गई थीं। लगा अभी ग्लास ली के मुंह पर फटेगा, लेकिन ग्लास टकराने से पहले ही मैंने अपनी उंगलियों से उसे हवा में ही जकड़ लिया। एक बूंद पानी तक नीचे नहीं गिरा। मैंने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लाई और चैन की आंखों में देखा। ग्लास तोड़ने से डील नहीं मिलती चैन, दिमाग और हड्डियां तोड़ने से मिलती है। इस प्रोजेक्ट को मैं खुद हैंडल करूंगा, अकेला। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। चैन बोला, ब्रेव हो तुम, बहुत ज्यादा ब्रेव। चलो, 1 महीना दिया तुम्हें। अगर डील साइन हो गई तो ठीक, वरना ये सीईओ की कुर्सी भूल जाना। यस बोला, 1 महीना? इतना वक्त तो निकम्मों को लगता है जो फाइल ढूंढने में ही साल निकाल देते हैं। मुझे सिर्फ 1 हफ्ता चाहिए। 7 दिन बाद जैशन कॉर्पोरेशन हमारे कदमों में होगी। मीटिंग खत्म, सब बाहर निकलो। यस ने कहा। मैंने ली को साथ चलने का इशारा किया। ली घबराते हुए मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं जज्बात में आकर कोई बड़ी गलती कर रहा हूं। मिस्टर ली बोला, सर रुकिए, सिर्फ 1 हफ्ते में जैशन के साथ डील, ये नामुमकिन है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। यस ने कहा। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं और बिना रुके ऑफिस से बाहर निकल गया। मेरे पीछे से चैन की असली औकात सुनाई दे रही थी। वो दबे पांव नहीं, बल्कि जोर जोर से मिस्टर ली का मजाक उड़ा रहा था। चैन बोला, थैंक्स ली, शुक्रिया कि तुम इस एडिट यानी इस कचरे को यहां लेकर आए। अब सब ने देख लिया कि नया प्रेसिडेंट कितना बड़ा बेवकूफ है। यस ने कहा। चैन के चमचे और उसके बॉडीगार्ड्स जोर जोर से हंस रहे थे। यहां तक कि ली के अपने असिस्टेंट्स भी मुझ पर डाउट करने लगे थे। वो आपस में फुसफुसाने लगे कि प्रेसिडेंट सैमुअल ने मुझ जैसे पागल लड़के को क्यों चुना। कुछ लोग तो कहने लगे कि कंपनी डूबने से पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए। यस बोला। जब हॉल पूरी तरह खाली हो गया तो मैं ली की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और सख्त थी। ली, मुझे डिटेल में बताओ, प्रेसिडेंट सैमुअल की मौत कैसे हुई? हर एक छोटी बात मुझे जाननी है। मिस्टर ली बोला, सर, पुलिस ने बताया कि ये एक कार एक्सीडेंट था। उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराई थी और मौके पर ही सब खत्म हो गया था। ऑफिशियल वर्डिक्ट यही है। यस, अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट होता ली तो मेरा सिस्टम मुझे इन्वेस्टिगेशन का टास्क क्यों देता? क्या तुम्हें लगता है कि इतना बड़ा आदमी इतनी आसानी से मर सकता है? मिस्टर ली बोला, सर, उस सुबह जब वो कंपनी आ रहे थे, उनकी गाड़ी एक इंटरसेक्शन पर ट्रक से टकराई थी। ट्रक एक कंस्ट्रक्शन साइट का था और उसका ड्राइवर रोज उसी रास्ते से जाता था। इसलिए पुलिस ने इसे एक इत्तेफाक मान लिया और इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। यस, ड्राइवर अभी कहाँ है? मिस्टर ली बोला, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। वो स्टेशन में डिटेंशन में है। मैंने बिना पलक झपकाए ऑर्डर दिया, तुरंत वहां जाओ और उस ड्राइवर पर ऐसी नजर रखो कि वो सांस भी ले तो तुम्हें पता चले। मुझे लगता है कि ये साजिश बहुत गहरी है। ली शॉक में खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना शक क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसे सवाल करने का एक भी मौका नहीं दिया। वो चुपचाप मेरे कड़क एटीट्यूड के आगे झुक गया और निकल गया। कुछ ही देर बाद जैशन कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट की सारी फाइल्स मेरे टेबल पर थी। नाम था अंतनी। जैसे ही मैंने वो नाम पढ़ा, मेरे दिमाग में एक बिजली सी गिरी। अंतनी, ये नाम मेरे लिए बहुत जाना पहचाना था। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू किया और अचानक मेरी नजरें एक फोटो पर जम गईं। वो फोटो लूसी की थी। हाँ,
वही लूसी जो मेरी क्लास में है और जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। सच तो ये था कि लूसी जैशन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट अंतनी की बेटी थी। शाम का वक्त था। लूसी अपने रूम में अपने बाल सुखा रही थी। उसकी फ्रेंड्स मेरे बारे में गॉसिप कर रही थीं। उनके लिए मैं अब एक लूजर नहीं बल्कि एक सक्सेस स्टोरी बन चुका था। तभी मैंने लूसी को एक सिंपल मैसेज भेजा, आई वॉन्ट टू सी यू। जैसे ही उसने मैसेज देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत तैयार हुई और अपनी फ्रेंड्स को इग्नोर करके बाहर भागी। वो इधर उधर मुझे ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं दबे पांव उसके पीछे पहुंचा और उसे पीछे से हल्का सा हक किया। यस, हे ब्यूटी, मिस किया मुझे? यस बताता है। लूसी एकदम से चौंक गई। पैनिक में आकर उसने मुझे पकड़ा और सीधा जमीन पर पटक दिया। उसे लगा कोई स्ट्रेंजर है, लेकिन जैसे ही उसने मेरी शक्ल देखी, वो बुरी तरह घबरा गई और रोने जैसी हो गई। यस, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। यस, मैंने थोड़ा टीजिंग अंदाज में कहा। जब मैं पीछे से हक करता हूं तो तुम मुझे पटक देती हो, लेकिन जब क्लास में सबके सामने किस किया था तब तो एकदम स्टैचू बनकर खड़ी रही थी। क्या लॉजिक है तुम्हारा? लूसी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो ब्लश करते हुए बोली, तुमने इतने साल मुझे इग्नोर क्यों किया और आज अचानक ये नया रूप क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरा टोन अब सीरियस था, क्योंकि पहले मैं गरीब था लूसी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था। मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे सकता था जिसकी तुम हकदार हो, पर अब मैं वो पुराना यस नहीं रहा। अब मैं तुम्हारे प्यार के लिए पूरी दुनिया को नीलाम करने के लिए तैयार हूँ। लूसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने उसके आंसू सॉफ्टी पहुंचे और पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पापा जैशन कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं? लूसी, हाँ यस, मैंने तुम्हें 5 साल पहले बताया था जब हम मिले थे और पापा ने कंपनी शुरू की थी। यस लूसी, मैं इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारे पापा की जरूरत है। हम साथ मिलकर ये सब करें। तभी मेरा फोन बजा। ली का फोन था। खबर मिली कि ट्रक ड्राइवर रोजैम मर चुका है। बताया गया कि उसने जेल में सुसाइड कर लिया है। मेरा दिमाग घूम गया। ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं पहुंच रहा हूं। लूसी वहां खड़ी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने कहा, कल मिलते हैं, और वहां से भागा। मैं रोड क्रॉस कर रहा था। दिमाग ड्राइवर की मौत में उलझा था। तभी अचानक एक कार फुल स्पीड में मेरी तरफ आई। मौत सिर्फ 1 मीटर दूर थी। मैं फ्रीज हो गया। लेकिन तभी एक और कार ने आकर उस किलर कार को जोर से हिट किया और उसका रास्ता बदल दिया। वो गाड़ी जो मुझे मारना चाहती थी, अंधेरे में गायब हो गई। उस बचाने वाली कार से मिस्टर ली बाहर आए। मेरा दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। मैं समझ गया, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक खुली वार्निंग थी। दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा एक स्कार वाला आदमी चैन को रिपोर्ट कर रहा था। उसने कहा कि ड्राइवर उसे हिट नहीं कर पाया क्योंकि ली बीच में आ गया। चैन ठंडा होकर हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं, मारना मकसद नहीं था, बस उसे डर के साए में रखना था। इतना बेवकूफ कोई नहीं होता कि एक के बाद एक 2 प्रेसिडेंट्स को मार दे। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सब कुछ साफ था। ये ड्राइवर के बारे में नहीं था, ये मुझे पीछे हटाने का गेम था। ली गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि अगर वो सही वक्त पर नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मैंने डिटेल मांगी तो पता चला कि ड्राइवर ने नोट छोड़ा है कि वो एक्सीडेंट का हर्जाना नहीं भर सकता, इसलिए जान दे रहा है। मैंने कहा, ये झूठ है ली, कोई इंसान इतने सस्ते में अपनी जान नहीं देता। उसका बैकग्राउंड दोबारा चेक करो, जरूर किसी रिलेटिव को ढाल बनाया गया होगा। वही ट्रम्प कार्ड है जिसने उसे मरने पर मजबूर किया। नया दिन शुरू हुआ। अंतनी के घर में हंगामा मचा था। अंतनी की वाइफ मिया उन पर चिल्ला रही थी कि लूसी कल रात किसके साथ थी, ये किसी को पता नहीं था। शेन जो सनशाइन कंपनी का प्रेसिडेंट बनने वाला था, वो भी वहां लूसी का वेट कर रहा था। शेन लूसी को पसंद करता था, पर लूसी उसे घास तक नहीं डालती थी। लूसी घर आई और मैं उसके साथ था। पूरी फैमिली शॉक में थी। मैंने कामली इंट्रो दिया, हेलो, मैं लूसी का नया बॉयफ्रेंड हूँ। पहली बार आया था तो गिफ्ट में थोड़े फ्रूट्स लाया हूँ। लूसी का भाई लुइस भड़क गया और उसने फ्रूट्स फेंक दिए। मैंने अंतनी से कहा, अंकल, आपका बेटा थोड़ा बदतमीज है। अंतनी ने मुझे निकलने को कहा और बोला कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। शेन ने बीच में कूदते हुए अपना बैंक कार्ड मेरे पैरों में फेंक दिया। उसने कहा, इसमें 1 मिलियन है, ये लो और लूसी से दूर रहो। मैंने वो कार्ड उठाया। शेन को लगा मैं बिक गया हूं, पर मैंने वो कार्ड उसकी पॉकेट में वापस डाला और कहा, अपने बाप के पैसे ऐसे जमीन पर मत फेंको। शेन चिल्लाया कि मैं 30 अरब की कंपनी का एग्जीक्यूटिव हूं, तेरी औकात क्या है? मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, और मैं चिंग कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट हूं। सन्नाटा छा गया। शेन हंसने लगा और मुझे झूठा कहने लगा, पर तभी टीवी पर न्यूज फ्लैश हुई। एंकर ने बताया कि कल के हादसे के बाद अब 19 साल का लड़का सू यानी यस
चिंग कॉरपोरेशन का नया बाप यानी प्रेसिडेंट बन चुका है। रिपोर्टर्स ने जैसे ही मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू अनाउंस की, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। 130 अरब। एंटनी, जो अब तक मुझे एक लुक्खा समझ रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह ऑकवर्डनेस थी। मैंने शेन की तरफ देखा, जो अब तक अपनी 30 अरब की कंपनी का रौब झाड़ रहा था। शेन, मुझे खुशी होगी अगर फ्यूचर में हमारी कंपनी साथ काम करे। क्या कहते हो? मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं चलता हूं। शेन बिना पीछे देखे दरवाजा स्लैम करके निकल गया। लुइस, जो अभी मुझे घर से निकाल रहा था, तुरंत मेरे गले लग गया। माया आंटी तो मेरे लिए खुद खाना लाने किचन में भागी, लेकिन मैं यहां खाना खाने नहीं आया था। मैंने एंटनी की आंखों में देखा। अंकल, मैं यहां बिजनेस के लिए आया हूं। मेरी कंपनी चाहती है कि चिंग और जेशन कॉरपोरेशन साथ मिलकर काम करें। एंटनी की आवाज, कभी नहीं। मेरी जिंदगी में चिंग कंपनी के साथ कोई कॉमन बिजनेस नहीं होगा, और अगली बार बिजनेस की बात करनी हो तो अपने किसी एम्प्लॉय को भेजना, खुद मेरे घर मत चले आना। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। पापा, आप यास के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे हैं? कोऑपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। मैंने एक ठंडी सांस ली और कामली कहा, अंकल, मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि आखिर इन दोनों कंपनीज के बीच ये पुरानी दुश्मनी शुरू कैसे हुई। एंटनी, तुम अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करना चाहते? यास, अगर तुम पता लगा सको तो जरूर पता लगाओ। मेरे रिजल्ट्स के हिसाब से जब आप और मिस्टर सैमुअल यंग थे तब कुछ हुआ। एंटनी ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने कैबिन में ले गया। उसने तुरंत डॉक्यूमेंट्स निकाले और साइन कर दिए, लेकिन उसके चेहरे पर खून उतर आया था। ये लो, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, लेकिन मेरी बीवी के सामने दोबारा उस पुरानी बात का जिक्र करने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर चंद को जब पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तो उसके होश उड़ गए। इलॉजिकल, जेशन हमारे दुश्मन रहा है, वो एक बच्चे की बात कैसे मान गया? सर, सुना है यास ने लूसी को डेट करना शुरू कर दिया है, शायद इसीलिए। इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे अब पता चल रही है। खैर, कोई बात नहीं, यास सिर्फ एक बच्चा है, वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मैंने पहले ही प्लान बना लिया है कि उसे कैसे डील करना है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सैमुअल की मौत का सच पता लगाओ। सच तो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से कहीं ज्यादा जरूरी वो इन्वेस्टिगेशन थी। तभी ली मेरे पास भागते हुए आया। सर, ट्रक ड्राइवर रोजम की एक बेटी है, वो 3 साल पहले विदेश पढ़ने गई थी। उसी वक्त से रोजम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा। समझ गया, एक ऑर्डिनरी ड्राइवर के पास बेटी को विदेश भेजने के पैसे कहां से आए? असली किलर ने 3 साल पहले ही ये प्लानिंग कर ली थी। रोजम को एक जाल में फंसाया गया था। सर, दुश्मन बहुत कनिंग है। मैंने आपके लिए एलीट बॉडीगार्ड्स अरेंज किए हैं, ये सब स्पेशल फोर्सेस से हैं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने ली का शुक्रिया अदा किया, पर एक सवाल मेरे दिमाग में अब भी था। मैंने एक फोटो निकाली जिसमें कंपनी के सारे लीडर्स थे। मैंने एक लंबे आदमी की तरफ इशारा किया। ली, ये कौन है? ये मीटिंग में क्यों नहीं था? इसका नाम ई यान है। ये बोर्ड मेंबर नहीं है, पर चंद का राइट हैंड है। चंद के सारे गंदे काम यही करता है। क्या आप यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे? नहीं, बस आइडेंटिटी जाननी थी। तभी मैंने देखा ई यान मेरी सेक्रेटरी सूली का रास्ता रोककर खड़ा है। सूली, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो कल सुबह तक तुम यहां से बाहर होगी और शायद तुम्हारी मौत भी हो जाए। तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा है। थोड़ी देर बाद मैं ऑफिस से बाहर निकला। मैंने बॉडीगार्ड्स को फ्री कर दिया, पर वो लोग मुझे घर तक छोड़ने की जिद करने लगे। तभी सूली मेरे पास आई। सर, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी कार खराब हो गई है। मैं उसे उसके घर छोड़ने निकल गया। पता नहीं क्यों, पर मैं उसके घर के अंदर भी चला गया। गार्ड ग्रांट ने बाहर खड़े होकर मजाक किया कि लगता है बॉस को पानी पीने में पूरी रात लग जाएगी। घर अंदर से काफी बिखरा हुआ था। मैंने माहौल हल्का करने के लिए मजाक किया, पर मेरी नजर सोफा पर पड़े उसके इनरवेयर यानी ब्रा पर पड़ी। लगता है तुम सारी एनर्जी काम में ही खर्च कर देती हो। मेरी चीजों को मत छुइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं लिविंग रूम में फोटोज देख रहा था। सूली पानी लेकर आई। मैंने पानी पीने से पहले एक सवाल पूछा, वैसे तुम्हारा और ई यान का लास्ट नेम सेम है, क्या तुम दोनों रिलेटेड हो? नहीं सर, बस एक कोइंसिडेंस है। आप पानी पीजिए ना। मैंने पानी पी लिया, पर कुछ ही देर में मुझे अजीब लगने लगा। सूली ने मुझे जाने से रोक दिया। वो मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। शरीर में एक अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी। मैंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को एसएमएस भेजा, इस घर का इंटरनेट और सिग्नल काट दो। ग्रांट ने तुरंत सारे केबल्स काट दिए और सिग्नल ब्लॉक कर दिया। मैंने सूली की तरफ देखा। सूली, तुमने इसमें क्या मिलाया है? तुम चाहती थी मुझे नींद आ जाए, राइट? लेकिन ये नींद की गोली नहीं है, ये एक एफ्रोडिजियक यानी गर्मी बढ़ाने वाली दवा है। सूली शॉक में थी। मैंने देखा सॉकेट में एक हिडन कैमरा फ्लैश हो रहा है। ई यान और उसके लोग सब देख रहे थे। वो चाहते थे कि मैं सूली के साथ कुछ गलत करूं और वो उसका वीडियो बना सके। मेरा चेहरा लाल हो रहा था, दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैंने फोन उठाया पर सिग्नल गायब था।
मैंने सूली को जमीन पर धक्का दिया। तुम कितनी स्टूपिड हो। उन्होंने तुम्हें स्लीपिंग पिल कहकर यह दवा दी ताकि तुम्हें मेरे खिलाफ फंसाया जा सके। वो तुम्हें भी इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तुरंत शावर में गया और ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ग्रांट अंदर आया। सर, लगता है आपने काम बहुत जल्दी खत्म कर लिया। आप अभी यंग हैं मां, शायद प्रॉपरली करना नहीं आता। चुप रहो। रूम में हिडन कैमरा है, उसे ढूंढो। मैंने सूली की तरफ देखा जो अब रो रही थी। उसे एहसास हो गया था कि जिसे वो अपना मददगार समझ रही थी वही उसे मौत के मुंह में धकेल रहा था। सूली, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बिना कपड़ों की फोटो से काम चल जाएगा तो तुम गलत हो। उनका असली प्लान तुम्हें और मुझे दोनों को बर्बाद करना था। सूली को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मसीहा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। उसी वक्त ग्रांट ने सॉकेट से वो हिडन कैमरा निकाल लिया और मेरी तरफ इशारा किया। मैंने एक ठंडी आवाज में सूली की तरफ देखा और कहा, सूली, तुम्हारा अपना बाप तुम्हारी इज्जत बेचने को तैयार है। सिर्फ अपने थोड़े से फायदे के लिए उसने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। आपको कैसे पता? आप मेरे फादर के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो मेरे मसीहा हैं। मैंने बस एक अंदाजा लगाया था सूली, और लगता है मेरा अंदाजा एकदम सही निकला, यश बोला। सूली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझे बताया कि इयान सच में उसका फादर है। 15 साल पहले उसने सूली और उसकी बीमार मां को छोड़ दिया था और दूसरी औरत के पास चला गया था। 3 साल पहले जब सूली यहां काम करने आई तो उसके पास कोई सहारा नहीं था। इयान ने तब उसकी मदद की, उसे जॉब दिलाई और उसे भूखों मरने से बचाया। अपने पिता से नफरत होने के बावजूद वो उसे ठुकरा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। ग्रांट बोला, सर, बेडरूम में 3 और बाथरूम में एक और हिडन कैमरा मिला है। ये लोग आपकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। मैंने सोचा कि अब भी क्या वो अपने पिता पर शक नहीं करेगी, जबकि ये सब सबूत उसकी आंखों के सामने हैं। लेकिन वो रोने लगी और कहने लगी कि वो यकीन नहीं कर सकती। शायद उसके पिता को भी किसी ने मिसलीड किया हो। ग्रांट ने उसे स्टूपिड कहा, लेकिन मैंने उसे रोका। यश बोला, सूली, मैं चैन को एलिमिनेट करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इयान तक पहुंचने का रास्ता चाहिए, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मदद नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। फैसला तुम्हारा है। कुछ देर बाद मैं बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकल गया। सूली अकेली अपने बिखरे हुए कमरे में रोती रही। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उस शाम उसने अपने घर में लगे उन गंदे कैमरों को देखा और अपने अतीत की बातें याद करने लगी। कैसे उसे हर जगह से निकाला गया, कैसे उसे बार बार यूजलेस बोला गया, और फिर सिर्फ इयान ही था जिसने उसे सहारा दिया था। इसी वजह से उसने ठान लिया कि वो अपने पिता को एक और मौका देगी। वो अपने पिता के ऑफिस में जाने ही वाली थी जब उसने दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुनी। इयान के दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने बहुत रूथलेस लोग देखे हैं, लेकिन इयान बिल्कुल अलग लेवल का खिलाड़ी है। उसने अपनी ही बेटी को पॉन बना दिया और पूरे 3 साल तक उसे एक चेस बोर्ड की तरह चलाया। सूली को कब समझ आया कि उसके पिता ने जानबूझकर कंपनी बॉस से कह रखा था कि उसे हायर न करे, ताकि जब वो पूरी तरह टूट जाए तभी वो हाथ बढ़ाकर उसे अपने कंट्रोल में ले सके। इयान के दोस्तों ने पूछा कि क्या वो उन्हें हिडन कैमरा की फुटेज दिखा सकता है। इयान ने जवाब दिया कि वो अपने लोग भेजेगा, मेमोरी कार्ड निकलवाएगा और फिर उन्हें वीडियो भेजेगा। सूली का दिल टूट कर बिखर गया। उसने सारी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। उस वक्त मैं घर लौट रहा था। ग्रांट ने मुझसे पूछा, सर, आपने उसे हटाया क्यों नहीं, जबकि उसने इतनी खुली धोखेबाजी की? मैंने कहा, ग्रांट, सबसे मुश्किल काम होता है परिवार को छोड़ देना। मैं तो सिर्फ उसका बॉस हूं। वो मुझे बचाने के लिए अपने पिता को क्यों छोड़ेगी? सच तो यह था कि मैं भी थोड़ा शॉक्ड था कि मेरी अपनी सेक्रेटरी चैन की निकल गई। ग्रांट बोला, सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं और मेरे लोग पूरी तरह आपके लॉयल हैं। मैंने कहा कि मुझे उनके काम से पूरी सेटिस्फैक्शन है और मैं उन पर 100% भरोसा करता हूं। ग्रांट ने मन ही मन सोचा कि इतनी कम उम्र में मैं मल्टी बिलियन कंपनी चला रहा हूं और अपने सबॉर्डिनेट्स पर इतना भरोसा करता हूं। मेरे चेहरे पर कभी डर नहीं झलकता। मैं हमेशा काम पर फोकस्ड रहता हूं। ग्रांट ने देखा कि मेरी भौहें थोड़ी तनी हुई थीं। उसे लगा मैं किसी बिजनेस प्रॉब्लम में हूं, पर मैं तो बस फोन पर एक लड़की को डांस करते हुए देख रहा था। मैंने सोचा कि आजकल कोई भी स्ट्रीमिंग शुरू कर देता है और व्यूअर्स खींच लेने के लिए कुछ भी करता है। मैं घर पहुंच गया। मैंने बॉडीगार्ड से कहा कि वो मुझे कल सुबह लेने आ जाए। मेरे पास टास्क पूरा करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। अजीब बात यह थी कि मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि सिस्टम ने मुझे ऐसा ही कैरेक्टर दिया था। मैं घर में एंटर करने ही वाला था, तभी सूली दौड़ती हुई आई। सर, मुझे आपसे सीरियस बात करनी है। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो चुपचाप लिविंग रूम में बैठ गई। उसने कहा कि इयान इतने सालों से उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था और अब वो उसे वापस चुकाना चाहती है। उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद को भी कुर्बान कर देगी,
बस उसे बदला चाहिए। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं उसकी मदद करूंगा। सूली की आंखें भर आईं क्योंकि मैं बिना किसी स्वार्थ के उसे सपोर्ट कर रहा था। अगली सुबह ईयान अपने घर से निकला और सूली के घर में दाखिल हुआ ताकि कैमराज उठा सके, लेकिन वहां सूली पहले से खड़ी थी, हाथ में वही कैमराज लिए हुए। क्या यही चीज ढूंढ रहे हो? ईयान ने जवाब दिया, ये तुम्हारे पास कैसे? देखो बेटा, ये सब डायरेक्टर चैन की वजह से हुआ। उसने गलत गोली दी और कैमराज भी लगवा दिए। मैं थक गई हूं, अंदर चलकर बात करते हैं। दोनों अंदर चले गए। सूली के दिमाग में मेरी कही बात गूंज रही थी। अगर हालात बदलने का कोई टर्निंग पॉइंट होगा तो वो ईयान के कंप्यूटर से ही शुरू होगा। उसने अपने पिता को कैमरास थमा दिए। मेमोरी कार्ड्स कहाँ हैं? इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। 8 मिलियन चाहिए वरना कुछ नहीं मिलेगा। ईयान मुश्किल में पड़ गया। बिना रिकॉर्डिंग के वो मुझे बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने बहाना बनाया कि वो बॉस से बात करेगा और बाहर कॉल करने निकल गया। जैसे ही वो बाहर गया, सूली ने मौका देखकर फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में डाली और वही वायरस स्क्रिप्ट चला दी जो मैंने उसे दी थी। मैं बाहर अपने प्रोग्रामर के साथ बैठा रिमोट ट्रैकिंग कर रहा था। हमने एक हिडन फोल्डर ढूंढ लिया पर वो पासवर्ड लॉक्ड था। तभी ईयान वापस आ गया। उसने पैसे ट्रांसफर करने का वादा किया पर वीडियो देखना चाहता था। उसने सूली को कंप्यूटर के पास देखा तो भड़क गया। क्या कर रही हो वहां? सीसीटीवी फुटेज अभी दो। पहले पैसे ट्रांसफर करो फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी। ईयान ने पैसे ट्रांसफर कर दिए पर सूली ने रिकॉर्डिंग्स देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसका बाप है, इसलिए वो उसे वो वीडियोस कभी नहीं देखने देगी। उसने साफ कह दिया कि उसका असली मकसद मुझे और लूसी को अलग करना था और अब सब उल्टा होगा क्योंकि वो वीडियोस वो पहले ही लूसी को भेज चुकी है। कुत्ती, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर लूसी का परिवार कंपनी हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका था। चैन बोर्ड रूम में खड़ा जश्न मना रहा था। मैं सोफे पर बैठा मीटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहा था। अब निर्णायक लड़ाई का वक्त था। बोर्ड रूम में लुइस खड़ा हुआ और गुस्से से सबके सामने चिल्लाने लगा, यस, तूने हमारी फैमिली की कोई इज्जत नहीं रखी। तू मेरी बहन के साथ धोखा कर रहा है। तू दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है अगर तुझे लगता है कि तू बच जाएगा। चैन ने कहा, लुइस के आरोप बहुत कीमती हैं। रिपोर्टर्स को अंदर आने दो, आज सबके सामने फैसला होगा। मैंने पूछा, क्या यह वाकई जरूरी है चैन? बेशक, हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी किसी झूठ से नहीं डरती। मैं तुम्हें अपनी रेपुटेशन साफ करने का फेयर चांस दे रहा हूं। तभी बोर्ड रूम में लुइस आगे बढ़ी। उसके हाथ में लैपटॉप था। बोर्ड रूम में अब सांसें रुकी हुई थीं। लूसी ने साफ कह दिया कि अगर किसी को सच देखना है तो स्क्रीन पर देखें। उसी पल ईयान भी बोर्ड रूम में दाखिल हुआ। चंद ने घमंड से चारों तरफ देखा। उसे लगा उसने बाजी मार ली है। चंद बोला, ये रिकॉर्डिंग उन सब के लिए एक सबक होगी जो मेरे खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश करते हैं। लूसी ने प्ले बटन दबाया, लेकिन जो आवाज आई उसने चंद के पैरों तले जमीन निकाल दी। रिकॉर्डिंग में चंद और ईयान की सीक्रेट गुफ्तगू थी। चंद की आवाज किसी बर्फ की तरह ठंडी और कातिलाना थी। सैमुअल अब बर्दाश्त के बाहर है। अगले कुछ दिनों में उसका मुना ही चाहिए। ईयान, ऑन रिकॉर्डिंग। ट्रक ड्राइवर तैयार है सर, कल दोपहर तक काम तमाम हो जाएगा। पूरा कमरा सन्न रह गया, हवा जैसे रुक गई हो। चंद किसी जख्मी शेर की तरह धाड़ा, बंद करो इसे, सारे कैमराज ऑफ कर दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्टर्स ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब दुनिया जान चुकी थी कि प्रेसिडेंट सैमुअल की मौत कोई हादसा नहीं, एक ठंडी प्लानिंग थी। मेरे गार्ड्स, इन सब रिपोर्टर्स को पकड़ लो, इनके फोन्स तोड़ दो, कैमरास तबाह कर दो, कोई भी सबूत बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने ग्रांट की तरफ देखा और सिर्फ एक इशारा किया, मूव। मेरे एलीट बॉडीगार्ड्स पहले से तैयार थे। उन्होंने चंद के गुंडों को ऐसे साफ किया जैसे वो कोई कचरा हो। मैंने चाहा कि रिपोर्टर्स सब अपनी आंखों से देखें। अब छुपने का खेल खत्म हो चुका था। चंद पागल हो गया। वो ईयान पर चिल्लाने लगा कि उसने कैमरास क्यों लगाए, पर ईयान के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पुलिस बोर्ड रूम में दाखिल हुई। उन्होंने चंद और ईयान दोनों को सैमुअल के मर्डर का मेन सस्पेक्ट घोषित कर दिया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। वो अपनी डिग्निटी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, पर मुझे उन पर जरा भी तरस नहीं आया, उनके बाप के लिए भी नहीं। लूसी, यश, तुमने और मेरे भाई ने अपना रोल एकदम परफेक्टली निभाया। मैंने बस हल्का सा सर हिलाया। ये मिशन दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ इंसाफ के लिए था। सिस्टम वॉइस, मिशन कंप्लीट, न्यू आइडेंटिटी अनलॉक्ड, लॉर्ड, द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट असैसिन। अचानक मुझे महसूस हुआ कि सब बदल गया है। मेरे दिमाग में नई स्किल्स अनलॉक हो गई थीं, स्टेल्थ, हीलिंग, मार्क्समैनशिप और हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब मैं सिर्फ एक सीईओ नहीं था, मैं मौत का दूसरा नाम था। मैं सुकून से जीना चाहता था, पर मैं जानता था कि दुश्मन कभी रुकते नहीं। मिस्टर ली, सर, पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि वीडियो असली है। चन और ईयान को उम्र कैद होगी। नहीं ली, मुझे उनकी मौत की सजा चाहिए। जब तक वो जिंदा है, खतरा बना रहेगा। ली ने बिना सवाल किए सर झुका लिया। मैंने टेबल से 5 बिजनेस कार्ड्स उठाए, उन्हें दीवार पर फेंका और एक ही पेन से एक ही बार में 5 को छेद दिया। ये थी एक लॉर्ड की पहचान। मैंने ग्रांट को चैलेंज किया कि वो मुझ पर पूरी ताकत से हमला करे। ग्रांट,
बॉस, आप चाहते हैं मैं आपको मारूं? हाँ, बिना रुके पूरी जान लगाकर मार। ग्रांट ने एक जोरदार मुक्का मेरे कंधे पर मारा, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मेरे शरीर पर जैसे कोई अदृश्य यानी इनविजिबल आर्मर हो। उल्टा ग्रांट अपना हाथ पकड़कर जमीन पर गिर गया और एक्टिंग करने लगा कि उसका हाथ टूट गया है। मैंने हंसकर टाल दिया। मुझे पता था ग्रांट जैसे वफादार पर डरपोक आदमी से असली ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। असली मुकाबला ढूंढने में एक लोकल बॉक्सिंग कंपटीशन में गया। मैं भीड़ में बैठा उन फाइटर्स को देख रहा था। उनके मूव्स बहुत स्लो और बेकार थे। मैंने धीरे से कहा, इन सबको हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोच, ओए किड, ये मेरे फाइटर्स हैं, तुझे लगता है तू इनसे बेहतर है? हाँ, आई एम सीरियस। कोच ने मुझे रिंग में बुला लिया। उनका सबसे बड़ा और खतरनाक बाज, जिसका निकनेम वाइल्ड मॉन्स्टर था, मुझ पर हंस रहा था। तभी वहां शेन दाखिल हुआ। लूसी की वजह से वो मुझसे नफरत करता था। शेन ने बॉक्सर के कान में फुसफुसाया, अगर तूने इसे हराया ना तो मैं तुझे $1 मिलियन दूंगा। वाइल्ड मॉन्स्टर, तेरे जैसे कमजोर आदमी में इतनी हिम्मत, अगर मैं तुझसे हार गया ना तो आज ही ये बॉक्सिंग क्लब बंद कर दूंगा। मैच शुरू हुआ। वाइल्ड मॉन्स्टर बिजली की तरह मुझ पर झपटा, लेकिन मैं पहले ही वहां से गायब था। मेरे मूव्स एफर्टलेस थे। कोच का चेहरा पसीने से नहा गया। यश, रुक क्यों गए? पूरी ताकत से मारो, मुझे अपनी असली स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है। वाइल्ड मॉन्स्टर, तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, अब तेरा एक एक अंग तोड़ दूंगा। वाइल्ड मॉन्स्टर ने घुंसों की बारिश कर दी, लेकिन मैं हर बार डॉज करता रहा। मैंने सोचा इसके मुंह पर नहीं मारूंगा, इसलिए मैंने उसके हाथ को निशाना बनाया। जैसे ही उसने अगला पंच मारा, मैंने सही मौके पर उसके हाथ पर वार किया। हॉल में सन्नाटा छा गया। वाइल्ड मॉन्स्टर का हाथ टूट चुका था। शेन वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे देख लिया। उसके गार्ड्स ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने दोनों के सर आपस में टकरा दिए और वो वहीं ढीर हो गए। मैं शेन के सामने खड़ा था। मैंने सब सुना है शेन, तू $1 मिलियन देने वाला था ना मुझे हराने के लिए। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा मेरे खिलाफ चाल चली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शेन घबराकर वहीं झुक गया। भीड़ कहने लगी कि शेन सिर्फ दिखावे का डॉन है, असलियत में वो एक कायर है। मैंने वहां से निकलकर लूसी को कॉल किया। हे ब्यूटी, लंच पर चले? लूसी, मैं कॉलेज में हूं याश, अगर तुम ऐसे ही क्लासेस मिस करते रहे ना तो एक्सपेल हो जाओगे। फिक्र मत करो, मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है। मैं यूनिवर्सिटी को $3 मिलियन डोनेट कर रहा हूं, वो मेरा अटेंडेंस संभाल लेंगे। तभी मुझे महसूस हुआ कोई मुझे बिल्डिंग की छत से देख रहा है। गर्ल असैसिन, लॉर्ड इतना यंग होगा ये नहीं सोचा था। बॉय असैसिन, फर्क नहीं पड़ता, वो जल्द ही लाश बनकर गिरेगा। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा, वो सन्न रह गए। इतनी दूर से इसने हमें देख कैसे लिया? मैंने अगले ही पल वहां से गायब होकर उन्हें चकमा दे दिया। मैं समझ गया, ये शेन के लोग नहीं है, ये मेरी लॉर्ड वाली आइडेंटिटी के पुराने दुश्मन हैं। मैंने ग्रांट को कॉल किया और सिक्योरिटी 30 गुना बढ़ाने को कहा। मैंने इंफ्रारेड सेंसर्स और गार्ड्स की फौज वेला के बाहर खड़ी कर दी। गर्ल असैसिन, देखो, लॉर्ड अब अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट रहा है। वो डर गया है। सिक्योरिटी, वो गार्ड्स, वो सब असली डिफेंस नहीं था। वो तो बस एक शिकार था, ताकि दुश्मन निश्चिंत हो जाए और जैसे ही मौका मिले मैं उन्हें एक ही वार में खत्म कर दूं। बस सवाल ये था कि सही वक्त कब आएगा। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर हिडन नंबर था। मैंने फोन उठाया। उधर से एक ठंडी और हल्की हंसी सुनाई दी। कैसे हो लॉर्ड? यस, आवाज पहचानते ही मेरे माथे पर शिकन आ गई। टोनी, मेरा पुराना एजेंट। मैंने गुस्से में पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायरेक्ट कॉल करने की? रूल्स भूल गया क्या? टोनी बोला, रिस्क तो लेना पड़ता है लॉर्ड, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। टारगेट यहीं चाइना में है और क्लाइंट $3.5 मिलियन देने को तैयार है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। इतने पैसे सिर्फ किसी बड़े आदमी की मौत के लिए दिए जाते हैं। टोनी ने बड़ी कैजुअली कहा कि बस एक कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट है। कुछ ही देर बाद मुझे मेल मिला। जैसे ही मैंने फोटो देखी, मेरी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर मेरी अपनी फोटो थी। कॉन्ट्रैक्ट मेरे ही सर पर रखा गया था। मैंने टोनी को दोबारा कॉल किया। वो डर गया, बहाने बनाने लगा, पर मेरी एक वार्निंग ने उसे तोड़ दिया। उसने उगल दिया कि मेरी मौत की सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि शेन था। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। शेन, तू बहुत वक्त से उधार की जिंदगी जी रहा था। तभी लूसी सामने आ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने मुझसे पूछा कि मैं उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। माहौल हल्का करने के लिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया। लूसी ने मेरा हाथ पकड़ा और तीखे लहजे में कहा कि अगर टेबल मिस हुई तो मुझे पूरा कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। हम निकले। बॉडीगार्ड्स हमारे पीछे थे। अंधेरे में दुश्मन हमें देख रहे थे। इनके पीछे चलते हैं। रुको, इसके एक्शन से साफ लग रहा है कि इसे हमारी मौजूदगी का पता है। रीइंफोर्समेंट्स का वेट करते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचे तो मैनेजर ने कहा हम लेट हैं और अगला नंबर 1 महीने बाद आएगा। मैंने फोन उठाया और बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, मैं इस रेस्टोरेंट को खरीद रहा हूं, कल से जब चाहो आ सकते हैं। 10 मिनट बाद हम लूसी के घर पहुंचे।
लूसी ने कहा वो नूडल्स बनाती है क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में है। मैंने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लूसी ठिठक गई, शर्मा गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे किस किया। मेरे हाथ उसकी ड्रेस की जिप तक पहुंच चुके थे। वो बेड पर थी, हिचकिचाती हुई। मैंने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। और तभी अचानक लाइट्स ऑन हो गई। लूसी के पेरेंट्स लौट आए थे। हम दोनों उछलकर खड़े हो गए। लूसी बोली, आपकी मीटिंग कैंसिल कैसे हो गई? एंथनी बोला, मीटिंग पोस्टपोन हो गई है लूसी। मैंने तुरंत हाथ ऊपर किए और बोला, हम लोग गलत समझ रहे हैं, हम बस अंधेरे में स्विच ढूंढ रहे थे और सोफा पर गिर पड़े थे। वो ऑकवर्ड साइलेंस बर्दाश्त के बाहर था। मैं फौरन वहां से निकल भागा। बाहर ग्रांट मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने गुस्से में गार्ड्स को डिसमिस किया और अकेले कार लेकर निकल गया। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, कातिल अब तक सामने क्यों नहीं आए? अगर वो मूव नहीं करेंगे तो मैं अपना गुस्सा शेन पर निकालूंगा। मैं सीधा शेन के होटल पहुंचा। बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। गार्ड बोला, निकलो यहां से, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मुक्का इतनी तेजी से चला कि पहला आदमी कई मीटर दूर जा गिरा। दूसरे ने गन निकाली, पर मैंने उसका हाथ मोड़ दिया और अगले ही सेकंड उसे बेहोश कर दिया। अंदर से शोर सुनकर शेन ने दरवाजा खोला। वो चिल्लाने वाला था, पर मुझे देखकर फ्रीज हो गया। शेन बोला, सू, तुम यहां क्या कर रहे हो? प्राइवेट बिजनेस। मैंने कमरे की लड़कियों को बाहर भेजा। शेन ने पहले अकड़ दिखाई, पर जैसे ही उसके आदमी मुझ पर टूटे, मैंने उन्हें ढेर कर दिया। शेन की आंखों से कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। शेन बोली, इम्पॉसिबल, एक ऑर्डिनरी आदमी इतने लोगों को कैसे हरा सकता है? अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल, वरना मेरे लोग लूसी को नहीं छोड़ेंगे। लूसी का नाम सुनते ही मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने शेन की गर्दन पकड़ी और ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने लूसी को छुआ तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बना दूंगा। शेन, तुम बस एक कंपनी के प्रेसिडेंट हो, भगवान बनने का नाटक मत करो। मैंने हंसकर कहा, और फिर भी तुमने मुझे मारने के लिए $3.5 मिलियन बर्बाद कर दिए। शेन, वो लॉर्ड जिसे तुमने सुपारी दी है, वो मैं ही हूं। शेन अभी होश में भी नहीं था कि तभी कमरे में गोलियों की बौछार होने लगी। मैंने झटके से शेन को नीचे खींचा। ये उसके आदमी नहीं थे, ये वही असली कातिल थे जो मेरे पीछे पड़े थे। वो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर थे। मैंने एक लाल कपड़ा सोफा पर फेंका। ये मेरा इशारा था कि खेल शुरू। मैं कमरे से बाहर निकला। निकास पर एक स्नाइपर मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चलाता, उसके कंधे में एक चॉपस्टिक गोली की तरह आर पार हो गई। मैंने 250 मीटर दूर से चॉपस्टिक फेंकी थी। इसी वजह से लोग मुझे लॉर्ड कहते हैं। कातिल ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और रस्सी पकड़कर भागने लगा, पर मैं पहले ही नीचे उसके इंतजार में था। मेरा एक किक उसके पेट पर लगा और वो दीवार से जा टकराया। उसने हड़बड़ाकर बंदूक चलाई, पर मैं धुएं में गायब हो चुका था। अगले ही पल मेरा हाथ उस कातिल के चेहरे पर था। वो अपनी रफ्तार पर घमंड कर रहा था, लेकिन मेरे सामने वो एक कछुआ था। मैंने हंसकर उसकी आंखों में देखा और उसका गला दबाकर उसे छत से नीचे लटका दिया। मैंने कहा, 10 सेकंड है तेरे पास, बता किसने भेजा है तुझे, वरना नीचे गिरने के बाद तेरा पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाएगा। असैसिन बोला, अब समझ आया तुझे किंग ऑफ किलर्स क्यों कहते हैं, लॉर्ड। वो जैसे ही नाम बताने को हुआ, उसने अपनी आस्तीन से एक छुपा हुआ चाकू निकाला और मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट उससे 1000 गुना तेज था। मैंने तुरंत अपनी पकड़ छोड़ दी। मैं छत पर खड़ा रहा, बिल्कुल शांत और ठंडे चेहरे के साथ। मैंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने भी भेजा है मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। कातिल छत से नीचे गिरा, लेकिन मौत ने शायद आज उसका साथ दिया था। नीचे से एक ट्रक गुजर रहा था जिस पे पेड़ लदे हुए थे। वो उस ट्रक की छत पर गिरा और जिंदा बच गया। तभी नीचे खड़ी काले सूट पहने गुंडों की टीम ने उसे खींचकर नीचे उतारा और ऊपर छत की तरफ गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन मैं पहले ही परछाइयों में गायब हो चुका था। व्हाइट हेड गर्ल बोली, उसे भागने मत देना। वुंडेड असैसिन बोला, वो आदमी डरावना है, उसे हल्के में मत लेना। मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं। लड़की बोली, वापस चलो, लेकिन याद रखना, बॉस के सामने जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। वो सब काली गाड़ियों में बैठकर निकल पड़े। उन्हें खबर तक नहीं थी कि मैं पहले ही उनकी एक गाड़ी के नीचे चिपक कर बैठा था, सीधा शेर की मांद में पहुंचने के लिए। कुछ देर बाद गाड़ियां एक आलीशान एस्टेट पर रुकी। बॉस बोला, मैं तुम्हें लाखों डॉलर देता हूं और तुम लोग एक लॉर्ड का बाल भी नहीं उखाड़ पाए। केन विल्सन बोला, याद रखना, 3 दिन बाद मैं जहाज से रवाना हो रहा हूं। अगर तब तक लॉर्ड जिंदा रहा तो तुम दोनों समंदर देखने लायक नहीं बचोगे। मैं अंधेरे में छिपा सब सुन रहा था। जैसे ही उसने अपना चेहरा रोशनी में लाया, मेरी आंखें चमक उठी। केन विल्सन, 7 साल पहले न्यूयॉर्क की एक रेस में मैंने उससे सब कुछ छीन लिया था, $मिलियंस और उसकी 3 उंगलियां।
आज भी उसकी नफरत जिंदा थी। रात देर से मैंने लूसी को कॉल किया। लूसी बोली, याश इतनी रात को कॉल, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हे ब्यूटी, क्रूज पर चलोगी? कुछ ही देर बाद हम फायर फेंसर होटल में थे। लूसी बालकनी पर खड़ी शहर का नज़ारा देख रही थी और खुशी से सेल्फीज ले रही थी। उसने पूछा कि क्या इससे भी खूबसूरत जगह है दुनिया में। मैंने उसे बाहों में खींचकर चूमा और कहा, ये तो बस शुरुआत है लूसी, हम पूरी दुनिया साथ देखेंगे। लूसी बोली, ठीक है, मैं पहले शावर ले लेती हूँ, फिर हम बीच पर चलेंगे। मैं नीचे होटल के रेस्टोरेंट में चला गया। मेरे लिए पहले से ही एक टेबल सजी हुई थी। खाते खाते मैंने ग्रांट को कॉल किया। ग्रांट बोला, सर सब कंट्रोल में है, विल्सन के आदमी समझ रहे हैं कि आप ऑफिस में हैं, हमने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। असली शिकारी विल्सन अब खुद मेरा शिकार बन चुका था। तभी एक रोज नाम की लड़की मेरी टेबल पर आई। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था, वो इतनी खूबसूरत थी। रोज बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? और कोई सीट खाली नहीं है। मैंने बिना उसकी तरफ देखे हाँ कह दिया। रोज को लगा मैं शर्मीला हूं या फिर हार्ड टू गेट बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपना खाना खत्म किया और बिना एक शब्द कहे वहां से उठ खड़ा हुआ। रोज हैरान रह गई, क्या मैं वाकई उससे इतना अनमूव्ड था? मैं कांच की खिड़की के पास खड़ा हो गया। सामने समंदर में केन विल्सन का लग्जरी लाइनर यानी उसका विशाल यॉट आ चुका था। धूप में चमकता वो जहाज मौत का एक तैरता हुआ मैदान लग रहा था। बोर्डिंग का ऐलान हुआ। लूसी यॉट को देखकर दंग रह गई। लूसी बोली, यश ये कितना खूबसूरत है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, पर इतनी लंबी लाइन, टिकट कैसे मिलेगी? लोग तो सालों पहले खरीदते हैं। तभी एक भारी भरकम घमंडी आदमी मुझे धक्का देकर निकल गया। मैंने शांत मुस्कान के साथ उसे रास्ता दिया, लेकिन जैसे ही वो पलटा, मैंने लूसी की तरफ आंख मारी और अपनी जेब से 2 चमचमाते हुए टिकट्स निकालकर दिखा दिए। लूसी बोली, ये कब? तुम्हारे पास टिकट्स कहाँ से आए? मैंने कहा, श्श, चिल करो, ये वही आदमी है जो अभी गया। ये इलीगल गैम्बलिंग चलाता है, गंदे पैसे हैं, सही हाथों में चले गए। लूसी ने कहा, यश तुम तो बिल्कुल जादूगर हो, चलो जल्दी वरना जहाज निकल जाएगा। हम आगे बढ़ने लगे। मेरी नजरें भीड़ में हर एक चेहरा स्कैन कर रही थीं। यॉट पर अमीर और ताकतवर लोग चढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात इस समंदर के बीच एक लॉर्ड अपना हिसाब पूरा करने वाला है।